Hello everyone, welcome to the Academic Hub. This is Shivam, and from this video, we are going to begin with Theme 3 An Empire Across Three Continents. तो तीसरा चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने सेकंड चैप्टर की नोट्स वाली वीडियो डाल दी है, जिसमें मैंने नोट्स, ब्लू बॉक्सेस और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं. आपने नहीं देखे तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा. तो हर चैप्टर के बाद में मैं नोट्स वाली वीडियो डाल दिया करूँगा. मैंने पहले चैप्टर के बाद इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो चैप्टर आपके CBSE 2020-21 के सिलेबस से हट चुका है, और इस तीसरे चैप्टर के बाद भी आपको वीडियो मिल जाएगी. तो अब बात करें अपने थीम 3 की, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम, या फिर ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और साथ ही थोड़ा बहुत सेगमेंट हम ईरानियन एम्पायर का भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा शायद कि रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर शुरुआत से एक दूसरे के राइवलरी रहे हैं. इस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन एम्पायर के बारे में. तो एक चीज़ और याद रखिए रोमन एम्पायर के बारे में, कि रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था. कौन कौन से थे 3 कॉन्टिनेंट्स? एशिया, अफ्रीका, और मोर स्पेसिफिक होकर बात करूँ तो नॉर्थ अफ्रीका, तीसरा था यूरोप. तो ये चीज़ याद रखिएगा. इसका टाइटल जस्टिफाई हो गया है. तो आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ एक बार कि कहाँ है. ये रहा मैप. थोड़ा क्लियर नहीं है, पर आप देखिएगा कि ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है छोटा सा सेमी सर्कल टाइप में, ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट है, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है जहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ये आपका अफ्रीका है, और ये ऊपर वाला हिस्सा आपका यूरोप है. ठीक है, मैं आपको वर्ल्ड मैप से और दिखा देता हूँ, काफ़ी आसानी होगी उससे. तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं ये एरिया है रोमन एम्पायर का. तो जो सेमी सर्कल टाइप था ये एशिया का पार्ट था, मैंने आपको बताया था. वहीं ये जो एरिया था आपका अफ्रीका था, और ये जो एरिया था आपका यूरोप का था. ये मैंने आपको बता दिया था वर्ल्ड मैप से, इसलिए मैंने बताया आपको ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए. चलिए वापस चलते हैं अपनी PDF की तरफ. तो चलिए पैराग्राफ नंबर 1 से शुरू करते हैं. तो जो रोमन एम्पायर जो था उसकी टेरिटरी काफ़ी वास्ट स्ट्रेच थी, जो कि यूरोप और आपका एक फर्टाइल क्रीसेंट. तो समझिए क्रीसेंट क्या होता है. क्रीसेंट होता है एक सेमी सर्कल टाइप का, जो कि ये जिससे साफ होता है, जैसे आधा चांद देखा होगा आपने, ठीक है, उसे कहते हैं क्रीसेंट. तो ये फर्टाइल क्रीसेंट से यहाँ पे एशिया को डिनोट किया गया है. तो यूरोप, फर्टाइल क्रीसेंट यानी एशिया, और नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ था. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि रोमन एम्पायर कैसे ऑर्गेनाइज था, उसकी पॉलिटिकल फोर्सेस के बारे में, उसके सोशल ग्रुप्स के बारे में, रोमन एम्पायर की वेल्थ के बारे में, लोकल कल्चर के बारे में, और वहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में. साथ ही आप देखोगे कि रोमन एम्पायर में वुमेन्स की जो पोजीशन थी, जो प्लेस थी, जो वैल्यू थी, वो लीगली काफ़ी स्ट्रॉन्गर थी. इवन आप कंपेयर करोगे कि आज के समय भी काफ़ी कंट्रीज़ में इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होगी वुमेन्स की जितनी रोमन एम्पायर में थी. जो पूरा एम्पायर था रोमन एम्पायर, वो पूरा स्लेव लेबर बेस्ड इकोनॉमी थी. मतलब वहाँ पे स्लेव लेबर प्रैक्टिस करी जाती थी, लेबर प्रैक्टिस करी जाती थी. तो 5th सेंचुरी के बाद से जो एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट था वो हल्का सा वो हल्का सा फीका सा रह गया, हल्का सा फ्लरिश नहीं कर पाया एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट, जो कि काफ़ी प्रॉस्परस था और काफ़ी इंटेंट था. तो ये जो कैलिफेट था वो इसी प्रॉस्पेरिटी पे बना हुआ था, और इसी अर्बन और रिलीजियस ट्रेडिशन को इनहेरिट किया था. तो पहले समझिए कैलिफेट क्या होता है. तो कैलिफेट एक ऐसा रीजन होता है जिससे कोई मुस्लिम एम्पायर रूल करता है, जिस रूलर को आप खलीफा कहते हैं. एक चीज़ और गाइस की मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया चैप्टर शुरू करने से पहले, क्योंकि जो आपको शुरुआती 2 पेज मिल रहे हैं इसके, ये वाला और इससे अगला वाला, वो बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन बेस्ड ही हैं. उसके बाद जो आपका मेन चैप्टर शुरू होगा वो तीसरे पेज से शुरू होगा. ठीक है, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया. तो इसे हम जल्दी से कवर अप करते हैं पहले 2 पेजेस को. तो चलिए आगे चलते हैं गाइस, और ये ब्लू पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं. तो रोमन हिस्टोरियंस के पास एक अच्छा खासा कलेक्शन है सोर्सेज का टू नो अबाउट देयर पास्ट. तो बेसिकली उन्होंने इस कलेक्शन को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. पहला है टेक्स्ट, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, और तीसरा है मटेरियल रिपीट्स. तो अब टेक्सुअल सोर्सेज की बात करते हैं सबसे पहले. तो टेक्सुअल सोर्सेज इंक्लूड करती हैं हिस्ट्रीज को, उस पीरियड की जो कंटेम्प्रेरीज द्वारा लिखी जाती हैं. तो इन हिस्ट्रीज को आप एनल्स भी कहते हैं. एनल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री ईयर बाय ईयर बेसिस पे लिखी जाती है, यानी वंस अ ईयर लिखी जाती है.
तो हिस्ट्रीज के अलावा लेटर, स्पीचेस, sermons, लॉस और बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके टेक्स्ट में। अब दूसरे ग्रुप की बात करें डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में आपके मेनली इंस्क्रिप्शंस और पेपरी आती हैं। तो इंस्क्रिप्शंस का आपको पता होगा, किसी भी हार्ड सरफेस पर जब आप लिखते हैं खरोच खरोच को तो उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस मिली थी ये दोनों ही लैंग्वेज में मिली थी, ग्रीक एंड लैटिन। उसके बाद दूसरा आता है आपका पेपेरी। तो पेपेरी से पहले समझिए पेपेरस। तो पेपेरस एक रीड लाइक प्लांट होता है, यानी शुगर केन के प्लांट के स्ट्रक्चर का एक प्लांट होता है जो कि इजिप्ट में नाइल नदी के किनारे मिलता है। तो इस पेपेरस नाम के प्लांट को प्रोड्यूस करके, प्रोसेस करके एक राइटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करा जाता है जिसे पेपेरी कहते हैं। तो ये पेपेरी उस समय पे काफ़ी वाइडली यूज़ होता था एवरीडे लाइफ में लिखने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आपकी दो चीज़ आती है, इंस्क्रिप्शन एंड पेपेरी। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सरवाइव करते हैं पेपेरस पे, जो कि स्कॉलर्स द्वारा जिन स्कॉलर्स द्वारा लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं पेपेरोलॉजिस्ट। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पेपेरस पे सरवाइव करते हैं उन्हें कहते हैं पेपेरोलॉजिस्ट। तो तीसरा ग्रुप जो है उसके बाद मटेरियल रिमेन्स, ये इंक्लूड करता है एक वाइड कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो कि आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हुए हैं, जैसे बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, पॉटरी, कॉइन्स, मोज़ेक्स और लैंडस्केप्स को भी। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिविजुअली पास्ट के बारे में इतना कुछ बता सकती हैं। अगर हम इसे कंबाइन करें तो हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा पास्ट के बारे में। पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हिस्टोरियंस की स्किल्स पर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये साइड में देख सकते हैं आप, इन्हें ये पेपेरस स्क्रॉल्स की फ़ोटो है जिससे पेपेरस पे लिखा जाता था। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये भी बेसिकली वही इंट्रोडक्शन वाला ही पेज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जल्दी से कवर अप करेंगे। तो दो पावरफुल एम्पायर ने यूरोप पे, नॉर्थ अफ्रीका पे और मिडिल ईस्ट पे रूल किया बिटवीन बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी 630s तक। तो ये दो एम्पायर थे रोम एंड ईरान के। तो जो रोमन्स थे और ईरानियंस थे वो शुरुआत से एक दूसरे के राइवल्स रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी जंगें लड़ी हैं और दोनों एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर और आपका ईरानियन एम्पायर, वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, क्लोज हैं। उन्हें सेपरेट करती है लैंड की नैरो स्ट्रिप जो कि यूफ्रेटस नदी के सहारे है। और इस चैप्टर में हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उनके राइवल्स ईरानियन एम्पायर के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। तो मैप से दिखाऊँ आपको, ये रहा वो बाइफर्केशन जोन, ये यूफ्रेटस नदी के सारे यहाँ से आपका ईरानियन एम्पायर शुरू हो जाता है। तो एक बार ये भी देख लीजिए, ये है यूरोप और इधर है अफ्रीका, और इनके बीच में जो सी पड़ती है उसे कहते हैं मेडिटेरियन सी। ठीक है, चलिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट है यूरोप का और अफ्रीका का, वो एक सी से बाइफर्केट है या सेपरेटेड है, जो कि वेस्ट में स्पेन से शुरू होती है और ईस्ट में सीरिया तक है। उसी का नाम है मेडिटेरियन सी। मैंने आपको मैप में भी जस्ट अभी दिखाई है। तो मेडिटेरियन सी को रोमन एम्पायर का हार्ट कहा जाता है, माफ़ करिए कहा जाता था, रोमन एम्पायर का हार्ट कहा जाता था मेडिटेरियन सी को। और रोमन एम्पायर ने मेडिटेरियन सी के चारों तरफ के एरिया को डोमिनेट कर रखा था उस समय पे। नॉर्थ से लेके साउथ तक दोनों डायरेक्शन में रोमन एम्पायर का ही कब्जा था मेडिटेरियन सी के आसपास। तो अभी तक जो हमने देखा वो था एक आपका सिंपल सा ओवरव्यू टाइप। अब हम आगे जो आपकी 4-6 लाइन बची हुई है पेज में, उनमें आप रोमन एम्पायर की फिजिकल लोकेशन देखोगे उस समय के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए एक बार फिजिकल लोकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो बाउंड्री थी रोमन एम्पायर की नॉर्थ साइड में, वो दो रिवर से बनती थी, राइन एंड डेन्यूबे। तो आप मैप पे देख सकते हैं, इधर है राइन और इधर है ये डेन्यूबे। तो ये नॉर्थ साइड की बाउंड्री इन दो रिवर से बनती है। वहीं साउथ की बात करें तो साउथ में ये पूरा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। तो नॉर्थ साइड में राइन और डेन्यूब रिवर से और साउथ साइड में ये सहारा डेजर्ट से। तो ये पूरा एरिया है आपके रोमन एम्पायर का, जो आप देख सकते हैं स्किन वाइट कलर में। तो वहीं कैस्पियन सी के
साउथ का जितना भी एरिया था टू द ईस्टर्न। तो बाकी जो आप एरिया देख रहे हैं इस कैस्पियन सी के साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन से आपका ईस्टर्न अरेबिया तक, और इवन समटाइम्स वो अफ़गानिस्तान के पार्ट्स पर भी अपना कब्जा रखते थे। तो ये सारा एरिया था आपके ईरानियन एम्पायर के कब्जे में। कैस्पियन सी के साउथ से ईस्टर्न अरेबिया तक तो मेनली था ही था, और कई बार वो अफ़गानिस्तान एम्पायर पर भी कब्जा रखते थे। तो मतलब ये दोनों सुपर पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस समय कि चाइनीज़ जो थे वो चाइना के सिर्फ वेस्टर्न पार्ट को ही ग्रेटर चाइना बताते थे, बाकी पार्ट इनके कब्जे में था। समझ सकते हैं आप इन दोनों का कितना इन्फ्लुएंस था उस टाइम पर। तो ये बेसिकली अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था, और थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू देखा हमने रोमन एम्पायर का। आगे से हम पढ़ेंगे कि रोमन एम्पायर दो पार्ट्स में या दो फेजेस में डिवाइडेड है, अर्ली एम्पायर एंड लेट एम्पायर। तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, और आप समझिए आपका मेन चैप्टर यहीं से शुरू होगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन गुड बाय, and don't forget to subscribe our channel, like this video and share this video. Please show some love. Goodbye, see you soon with second part of chapter number 3.